ओके, नाउ मॉइस्चर कंटिन्यूसली एंटर एंड लीव्स द एटमॉस्फेयर। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आएगा, चला भी जाएगा, मतलब हीट की वजह से इवोपरेट होगा, वापिस वो फॉर्मेशन होगा क्लाउड एंड ऑल, तो वापिस मॉइस्चर का मतलब एंट्री करेगा वैसा। तो व्हेन प्रेजेंट इन एयर इट गिव्स एयर a different character. The process by which water vapor enter in atmosphere, मतलब एटमोस्फियर में वाटर वेपर आएगा ड्यू टू वेरियस रीजन ऑन हीटिंग इज नोन एज इवोपरेशन। बराबर, इवोपरेशन होगा, पानी ऊपर जा रहा है तो आपका क्या होगा, थोड़ा मॉइस्चर हो जाएगा, वो आजू बाजू के एरिया में क्या होगा, मॉइस्चर। जैसे हमारा अगर आप देखोगे बॉम्बे में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा कंपेरेटिवली, उसके बहुत फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदा वो है कि मतलब आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, थोड़ा ऐसा कूल लगेगा, कंपेरेटिवली टेम्परेचर दूसरी जगह से कम रहेगा, बिकॉज हवा में थोड़े वाटर वेपर है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में बहुत सारे कॉन्स भी है कि भाई आपका कुछ खाना है जल्दी बिगड़ जाएगा, बराबर, आपको स्वेटिंग नहीं होगा, स्वेट होना चाहिए कंपेरेटिवली, बट वो नहीं होगा, वो भी एक तकलीफ है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। The process by which water vapor form water droplet on cooling is known as condensation. तो आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। तो ये सब तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का सब टर्म्स है। द प्रोसेस बाय विच द ड्रॉपलेट फॉल, बाद में पहले इवोपरेट हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे गिरा, सो बेसिकली उसको बोलेंगे इन फॉल टू ग्राउंड इन लिक्विड सॉलिड और फ्रोजन फॉर्म नोन एज प्रेसिपिटेशन। बराबर, तो पानी में मतलब आपका एज ए रेन गिरा, एज ए स्नो गिरा, और एक है फ्रोजन फॉर्म, मतलब वो आप बोल सकते हो वो ओला गिरते हैं ना, ओले देखा है ओला गिरना, वो बड़े बड़े ऐसा पत्थर की टाइप आइस क्यूब गिरते हैं, इट इज वेरी डेंजरस, हिल्स टाइप, बरोबर है। तो उसकी वजह से क्या होगा, नुकसान होता है, मतलब अगर आपको लग जाएगा, आपकी मतलब विंडोज खराब हो जाएगी, टूट जाएगी वैसा। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब हवा में वाटर वेपर की जो मात्रा है उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओशियन एंड सीज इज कांस्टेंट। बरो, आपका जो भी दरिया में पानी हो कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा, वो तो फिक्स है। दिस इज बिकॉज ऑल द वाटर दैट इवोपरेट फ्रॉम द अर्थ वाटर बॉडी इज इवेंचुअली, आपका क्या हुआ, पानी कम तो हुआ इवोपरेशन से, लेकिन वापिस क्लाउड हो गया, फॉर्म हुआ, वापिस पानी गिरा, अभी रिवर में गया, या तो ओके या तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा जमीन के अंदर, बट मोर और लेस आपका सब पानी वापिस रिटर्न आ जाएगा, या तो रिवर में आ जाएगा या तो ओशियन में आ जाएगा, तो टोटल बैलेंस तो सेम ही रहेगा। इवेंचुअली रिटर्न टू इट डायरेक्टली बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन आप बोल सकते हो रेन, आपके माइंड में वो यूज करो, बाकी जोग्राफिकल टर्म प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। बेसिकली बारिश के तरीके से नीचे आएगा, एंड इनडायरेक्टली बाय स्ट्रीम एंड ओवरफ्लो फ्रॉम द लैंड सरफेस, मतलब आपका पानी सब बाहर निकला, जाके सब मिल गया समुद्र में। वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। सर वो वाला जो अभी पैराग्राफ किया ना, हाँ, उसमें से सर गिव रीजन है एक। ओह क्या पूछा है? सर वो द टोटल वॉल्यूम ऑफ अच्छा, क्यों वाटर सेम इन रहता है? कंडेंसेशन। हाँ, हाँ, वाह इजी गिव है, रीजन। बहुत इजी है, मस्त क्वेश्चन है। वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। बराबर, वेपर है तो वेपर इज अ गैसियस स्टेट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। तो आपका पानी है, पानी में से वाटर वेपर करना है तो ऑब्वियसली हीट लगेगा, तो ही वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, सॉलिड लिक्विड में से गैस में। नाउ हीटिंग ऑफ वाटर ओवर ओशियन लेक्स एंड रिवर कॉजेज वाटर टू इवोपरेट। तो गर्म हीटिंग कैसे करेंगे, सन की हीट से, ओके, उससे गर्म होगा, देन वेपर बनेगा। जनरली 600 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। आपको बोलेंगे कितना हीट लगता है वो पानी ऊपर जाने के लिए, लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट करने के, 600 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज हाउ मच 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर। ओके, 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी को इवोपरेट होने के लिए इतनी कैलोरी लगेगी, 600, मतलब इतनी हीट जनरेट करनी पड़ेगी, तो आपका वो वेपर में कन्वर्ट होगा इनटू इट्स वेपरियस स्टेट। loss occur heat loss occur during the evaporation. Okay, the heat passes into water vapor in a hidden form. तो हीट जो है वो वाटर वेपर को पास होगा इन हिडन फॉर्म, इट नोन एज लेटेंट हीट। तो एक बार पढ़ लेते फिर मैं दिखा दो। लेटेंट हीट याद रखो, आपको पूछ सकते हो व्हाट इज लेटेंट हीट। तो हीट पासिस इनटू वाटर वेपर इनटू in a hidden form is called latent heat. When condensation occur
This latent heat is released back into atmosphere, causing a slight rise in temperature. That is why during the rainy season, मतलब क्या वो बोल रहा है बेसिकली, वो लोग का कहना वो है कि अगर आपका ये जमीन मतलब हीटेड है, मतलब सन से इसमें हीट है, ओके, जब भी उसके ऊपर रेनफॉल होगा, ओके, तो हीट क्या होगा, रिलीज होती है। तो वो लोग ने वही बोला, देखो गिव रीजन में ये भी पूछ सकता है कि क्या लिखा है, दैट इज वाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन वन फील्स मोर हीट देन व्हेन स्काईज आर क्लियर। मतलब अगर आपका दो सेम पॉइंट है और यहाँ पे स्काई क्लियर है, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है और यहाँ पे बारिश हुआ, तो क्या होगा, ये पानी यहाँ पे कांटेक्ट में आके व्हाट होगा, हीट रिलीज करता है। तो आपको जब भी बारिश होगा तभी टेम्पररी, जब तक बारिश हो रहा है तभी गर्म लगेगा, हम लोग बोला बफारा लग रहा है वैसा, थोड़ा टाइम के लिए लगेगा। तो एक गिव रीजन में आ सकता है। इन लो लैटिट्यूड ओनिंग टू ए रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, जो आप नीचे लैटिट्यूड नीचे है आपका लो लैटिट्यूड, तो उसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। इवोपरेशन इज ग्रेटर, तो जितना गर्मी ज़्यादा, ऑब्वियसली आप सोचो यहाँ पे मेरा सनलाइट है, सन है, यहाँ पे अगर आप सामने हो एग्जिट, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। और आप दूर हो सन से, मतलब आप यहाँ पे हो, समझिए यहाँ पे जगह पे, तो यहाँ पे हीट आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, टेम्परेचर कम है, तो ये इवोपरेशन इज कंपेरेटिवली लेस। तो उसने बोला हीट ज़्यादा है तो इवोपरेशन, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवोपरेशन इज मोर। हाउएवर इन इक्विलेटरल रीजन द स्काई ऑफन रिमेन ओवरकास्ट विद क्लाउड। ओवरकास्ट मतलब ऐसा छाया रहता है क्लाउड से, मतलब क्लाउड से घिरा हुआ है। अगर ये मेरा ऐसा है तो यहाँ पे सब क्लाउड है, मोर और लेस सब क्लाउड से ढका रहता है। ओवरकास्ट का मतलब वो होता है विद क्लाउड, एंड इवोपरेशन इज रिलेटिवली लो। तो इवोपरेशन क्या होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, द रीजन क्लाउड है, वो सनलाइट उसको नहीं मिल रहा है, हाँ, तो हीट नहीं। हाँ बोलो ना। सर एक डाउट है, हाँ मतलब इसमें हम लोग को टीचर ने लिखा है कि जब भी ह्यूमिडिटी लो होता है तभी इवापोरेशन हाई होता है हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में। तो सर ये वाला पॉइंट समझा नहीं मेरे को। क्या ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर लो होता एक है, मिनट रुको, एक मिनट, देखो आगे आएगा, आपने बोला ना वो है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी लो। हाँ एक्चुअली ऐसा देखो, तो ह्यूमिडिटी लो मतलब क्या हुआ, ड्राई ड्राई है, ओके, एयर क्या है, हाँ ड्राई, बराबर, बिकॉज वाटर वेपर एयर के अंदर है नहीं, ओके। देन आपने बोला हॉट एंड हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट है। ओके, तो ड्राई एनवायरमेंट ऑब्वियसली, अभी ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब आप समझ लो ये राजस्थान की बात कर रहे हो लोग, ठीक है, राजस्थान में, तो आपका ड्राई एयर है, गर्मी ज़्यादा है, और मतलब पानी वाटर वेपर की मात्रा कम है एटमॉस्फेयर में। हाँ तो क्या होता है, जब भी अगर ह्यूमिडिटी कम है हाँ तो इवापोरेशन ज्यादा कैसे हो हाँ, तो सकता है? इवोपरेशन ऑब्वियसली देखो, ह्यूमिडिटी कम है, गर्म है, तो अगर मेरा ये यहाँ पे पानी का सोर्स है लेट्स से, ओके, तो अगर आपकी यहाँ पे मात्रा ह्यूमिडिटी है ही नहीं ऑलमोस्ट, आपका ये पूरा एरिया गर्म है, हीट है, तो ऑब्वियसली इधर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मतलब उसको ज़्यादा गर्मी मिल रही है, ज़्यादा गर्मी मिलेगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। सेम वे अगर बॉम्बे की मैं बात करूँ ना, तो समझो बॉम्बे, समझो यहाँ पे आपका 25% इवोपरेशन हो रहा है, जितना पानी है ना उसका कंपेरेटिवली, ओके। अगर मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ तो आई हैव, समझो क्लाउडी है, आई एम हैविंग क्लाउड, मेरा टेम्परेचर मतलब मुझे मिल नहीं रहा है जो चाहिए, समझो यहाँ पे उसको 30 डिग्री टेम्परेचर मिला लेट्स से, यहाँ पे मुझे मिला है 15 डिग्री टेम्परेचर, ओके, एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, वाटर वेपर ज़्यादा है, हवा में वाटर वेपर ज़्यादा है, वाटर वेपर होने से टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाता है, बरोबर है। तो ऑटो अभी ये मेरा 15 था, वो 10 डिग्री हो गया, अभी 10 डिग्री पे इवोपरेशन मेरा समझो 5% ही होगा, यहाँ पे 30 डिग्री पे मेरा इवोपरेशन है 25%, यहाँ पे 5%, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इवोपरेशन इज लेस कंपेरेटिवली, बरोबर। नाउ उसने क्या बोला है, इक्विलेटर रीजन द स्काई ऑफन रिमेन ओवरकास्ट विद क्लाउड एंड इवोपरेशन इज रिलेटिवली लो। इन ट्रॉपिकल डेजर्ट सराउंडेड बाय सी, evaporation is maximum because of high temperature and clear sky. So it is clear that the factors favoring evaporation are follow. तो अभी आपको पूछ सकते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इवोपरेशन के लिए कौन से फैक्टर लगेंगे, तो पहली बात है ह्यूमिडिटी, जो हमने ऑलरेडी आपने बोला ना वही डिस्कस ही कर लिया इनफेक्ट ये टॉपिक। तो ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर प्रमोट द ग्रेटर इवोपरेशन, तो आपका सूखा है तो इवोपरेशन ज़्यादा, मॉइस्चर नहीं है, मतलब आपका आजू बाजू का एरिया ठंडा है, ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ड्राई एयर हैज ए मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर देन द ह्यूमिड एयर। तो देखो इसमें एक भी ये भी फंडा है, आपका जो
ये जो वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है, समझो कोई भी डस्ट पार्टिकल आगे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, समझो ये डस्ट है, दूसरी चीज है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो पार्टिकल है ना, तो वाटर वेपर है ना, खुद अपने आप कुछ हैंडल नहीं करता है, वो क्या करता है, ये जो आपके डस्ट पार्टिकल है ना, उसके आजू बाजू चिपक जाता है वो पार्टिकल, इसके आजू बाजू ऐसा मतलब ज्वाइन हो जाता है वेपर। तो बराबर ये बाद में ये धीरे धीरे वेपर बना, अभी ये क्या करेगा, दोनों है ना मिक्स हो जाएंगे, मतलब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे ऐसा, और उसका एक सर्टेन वेट होगा, वेट होने के बाद वो होल्ड नहीं कर पाएगा, देन वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके वो नीचे गिरेगा एज ए रेन। लॉजिक ये है। तो आपको क्या चाहिए, वाटर वेपर फॉर्मेशन के लिए यू नीड यू नो, या तो डस्ट पार्टिकल है या तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दोज आर थिंग्स रिक्वायर्ड। वो आगे आएगा, विल सी। तो उसने क्या बोला, दिस इज बिकॉज ड्राई एयर हैज ए मोर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर देन ह्यूमिड है। मतलब आपको ऐसा सोचो कि मेरा ये एक ड्राई एयर है का एक बॉक्स है, ये ड्राई एयर है, ओके, ये मेरी ह्यूमिड एयर है, ये ह्यूमिड एयर है। नाउ इन दिस केस अगर मैं देखूंगा तो ये ड्राई एयर है ना, दैट कैन एबल टू कंटेन मोर वाटर वेपर, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर वेपर वो एक्यूमुलेट कर सकता है। यहाँ पे ह्यूमिड एयर में ऑलरेडी पानी है, जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा ही वाटर वेपर कंटेन मतलब एब्जॉर्ब रुका सकता है। समझो यहाँ पे मेरा वाटर वेपर है 30% ऑफ टोटल एयर, ये बॉक्स का 30%, यहाँ पे मेरा समझो 80% टोटल बॉक्स का। इन केस ऑफ ड्राई वाटर वेपर कितना है, 80%, यहाँ पे आएगा 30%। तो ये लॉजिक है। नाउ इसने क्या बोला है, होल वाटर वेपर, देन आपको पूछ सकता है ये MCQ में, ड्राई एयर प्रमोट ग्रेटर इवेपोरेशन, दिस इज बिकॉज ड्राई एयर हैज ए मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। नाउ एक ह्यूमिडिटी फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर है सप्लाई ऑफ हीट, ये तो एकदम सीधा लॉजिक है, ग्रेटर द हीट द वाटर सरफेस एयर अबव इट द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मैं आपको एग्जांपल के साथ ऑलरेडी दिखा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आ रहा है, वाटर वेपर मतलब वेपराइजेशन करने की कैपेसिटी ज़्यादा, स्लैंट है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, इनफ होगा कंपेरेटिवली कम। तो तीसरा विंड, तो विंड भी फर्क पड़ता है, विंड जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना वो वेपराइज, मतलब आप सोचो सिंपल लॉजिक है, सी ऐसा यहाँ पे आपका ये ओशियन है लेट्स से, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मॉइस्चर एयर है, तो ये हवा आएगी, वो क्या करेगा, उसको लेके ऊपर ऊपर जा सकता है, उसको इजी पड़ेगा प्रोपोगेट, इसके साथ साथ वो ऊपर जाएगी। वो हवा नहीं है तो उसको ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, जाएगा बट इट विल नॉट दैट मच कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम होगा। तो विंड इज अगेन अ बिग फैक्टर, ठीक है, हवा होना जरूरी है वेपराइजेशन में। स्ट्रॉन्ग विंड प्रमोट, देखो लिखा है इवोपरेशन, अरे हवा के साथ अगर आपका आप सोचो यहाँ पे आपके कागज के टुकड़े पड़े, यहाँ पे भी कागज के टुकड़े पड़े, कौन अगर मैं यहाँ से हवा आई तो ये कागज के टुकड़े उड़ के जा सकते हैं ऊपर, यहाँ पे हवा नहीं है तो इसको उड़ा के लेके जाने का कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है। पर ये तो आपका सॉलिड का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, ये वेपर हवा के साथ ऊपर जाएगा, जितना विंड है उतना इवोपरेशन ऊपर मतलब उसको ऊपर लेके चला जाएगा, इवोपरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी विंड के साथ। तो लिखा है स्ट्रॉन्ग विंड ऐसा हल्की सी हवा नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड प्रमोट इवोपरेशन। वेट इसके लिखा है वेट क्लोज ड्राई मोर क्विकली ऑन ए विंडी डे देन इट्स काम। ओबे हम सुखाने के लिए क्या करते हैं, हवा में डाला तो सूख जाते हैं, मतलब वो वाटर वेपर को बाहर लेके जाता है ना, तो ही सूखता है। ये बरोबर है। नाउ ये ह्यूमिडिटी आपने बोला नहीं है ना, ह्यूमिडिटी का पैराग्राफ है, हाँ एक्चुअली ये मस्त इंपॉर्टेंट था, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना, वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो लोग ने ओमिट किया है। मैं आपको एक 2 मिनट में बता दूंगा लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिकॉज शायद वो कभी काम लगे तो मुझे नहीं पता, मैं एक बार सिखा दूंगा। देखो वाटर इज एडेड टू द एटमोस्फियर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, ओके, वाटर हवा में एटमोस्फियर में कैसे जाएगा, इवोपरेशन, और कोई तरीका है ही नहीं। इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस फॉर्म, द वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। पूछेंगे व्हाट इज ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन एयर, खत्म। ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट, द हॉटर द एयर मोर द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट। तो देखो मैंने दिखाया, ये मेरा वाटर, वापिस बताता हूँ, अगर मेरी एयर
गर्म है, हॉट एयर, हॉट एयर, तो उसके अंदर देयर इज ए मोर चांस टू कंज्यूम वाटर वेपर। तो उसने क्या लिखा है, सिंपल बात है, आप पिक्चर देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द हॉटर द एयर, जितना एयर हॉट है, क्या लिखा है, द मोर इज वाटर वेपर प्रेजेंट। व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो, वाटर वेपर इज लेस। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो मतलब क्या हो गया, लेस हॉट, मतलब बेसिकली यू कैन से ह्यूमिड एयर। ओके, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वाटर वेपर है। ओके, ये वाटर वेपर ऑलरेडी है, बिकॉज दैट इज वाई इट्स ह्यूमिड। अभी आप बोलोगे इसके अंदर नए वाटर वेपर कंज्यूम करने की कैपेसिटी कम रहेगी, बिकॉज देयर इज नो स्पेस लेफ्ट और लेस स्पेस लेफ्ट। ये टर्म खाली याद रखना। ओके, नाउ उसने बोला एब्सोल्यूट ह्यूमिड, ये देख लेना क्या लिखा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, जैसे इसमें ऐसा है कि देखो दो है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हेल्ड बाय एयर अ सर्टेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब इसके अंदर तो वो हम लोग को किस में आता है मालूम है, पर क्यूब में, सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ऐसा है कि देखो ऐसा एक मेरा बॉक्स है और उसके अंदर मेरा समझो इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी इसकी है, समझो ये कैपेसिटी, ओके, 50 मॉलिक्यूल स्टोर करने की, बराबर, इसकी 50 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल स्टोर करने की कैपेसिटी उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल है, वाटर वेपर के 10 है, 10 मॉलिक्यूल इज देयर। तो ये जो वैल्यू है ना 10, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बराबर, बिकॉज उसके अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी थी 50, लेकिन उसके अंदर कंटेंट कितना है, चलो 25 है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। मैं आगे मैं आपका ये एग्जांपल के सेकंड वाला है ना उसके रिलेटेड ले रहा हूँ। तो उसको जो 25 मॉलिक्यूल है ना इसके अंदर, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वो परसेंटेज में काउंट होता है। तो यही वाला सीन के अंदर मेरी टोटल कैपेसिटी है 50, लेकिन मैंने कंज्यूम हो रहा है 25, तो मतलब 50% जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर वाटर वेपर है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये दो चीज टर्म है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट था, बट वो ओमिट किया है। चलो जाने दो, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। नाउ सीधा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सर ये मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ना उसमें सिर्फ नाम ही है वो जो हाइग्रोमीटर, हाँ हाँ, तो ये हाइग्रोमीटर, यूज किया है ना, बस वो नाम ही है। हाँ, तो याद रखो ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वापरते हैं ना, मतलब आप बोलोगे कि अरे बॉम्बे इज वेरी ह्यूमिड एंड राजस्थान इज वेरी ड्राई, बैंगलोर इज ऑल्सो ह्यूमिड, ठीक है। तो अभी मैं कंपेयर करना है तीनों स्टेट को, तो मैं वैल्यू तो देना चाहिए, ऐसा ज़्यादा कम से मेरा मतलब पता नहीं चलेगा। तो देयर इज अ हाइग्रोमीटर दैट विल मेजर द ह्यूमिडिटी। जैसे टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, तो वो ये चेक करेगा कि हाँ भाई हवा में कितने वाटर वेपर है, वो मेजरमेंट है सर्टेन, उससे आपको पता चलेगा कि इतनी ह्यूमिडिटी। आपको अगर आप कोई जगह पे देखोगे ना तो आपको दिखाएगा इतना परसेंटेज ह्यूमिड। देखना है कुछ वेदर में दिखाता है क्या, मुंबई में ह्यूमिडिटी देखो आया 83% ह्यूमिड, देखो। तो हम तो इतना कभी ऑब्जर्व नहीं करते, बट सी बाय यूजिंग ज्योग्राफी यू कैन एबल टू डू दिस पार्ट। देखो कितना मस्त लिखा है, नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ विल सी सेम टाइम राजस्थान देखते हैं, चलो बराबर। अभी राजस्थान में पता नहीं बारिश है शायद, ड्राई कहाँ पे रहेगा पता नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन 30%, मतलब बारिश होने का चांस, और हो रहा है, विंड 10 किलोमीटर पर आवर, और ह्यूमिडिटी देखो कितना ज़्यादा 83%, ठीक है। सेम वे इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, आई डोंट नो राजस्थान में अभी क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं पता। हाँ, तो कंपेरेटिवली देखो लेस ह्यूमिड है, ड्राई है ना कम, वो तो क्या हो गया आपका, देखो लिखा है। सो नाउ इट्स ह्यूमिडिटी 66%, प्रेसिपिटेशन 1%, मतलब बारिश नहीं है वहाँ पे। देखो आपको दिख रहा है क्लाउड है, लेकिन ये तो ड्राई है देखो, और आगे तो और ड्राई जा रहा है। यहाँ पे देखो बारिश, क्लाउड, वापस ड्राई है 3 दिन, वापस बारिश, वैसा है। तो गीत यू कैन यूज दिस पैरामीटर फॉर प्रिडिक्शन। सो नाउ ह्यूमिडिटी 66%
wind 14 किलोमीटर पर आवर, precipitation 1%. तो सी नाउ यू कैन एबल टू रीड मोर क्लियरली. और इसमें तो प्रेसिपिटेशन का एक वो भी दिया हुआ है, देखो ये प्रेसिपिटेशन कुछ तो दिया हुआ है, क्या है वो मुझे नहीं पता. विंड का भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अलग से उन्होंने टैब भी दे दिया है. तो ये हाइग्रोमीटर है, इट इज फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी. याद रखो, बस उतने से काम हो जाएगा अगर पूछ लिया तो इन केस. नाउ सीधा है आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है. वेयर इज योर प्रेसिपिटेशन? हाइएरा. नाउ द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन वाया वाटर ड्रॉपलेट, मतलब आपका नीचे गिरेगा पानी, पानी नीचे गिरने का बहुत सारे तरीके हैं. द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन वाया वाटर ड्रॉपलेट, आइस क्रिस्टल, स्लीट एक्सेट्रा. ओके, तो देखो ये स्लीट का एक है, मैं लिखा है कहाँ पे, ड्रिजल और स्लीट देख लेना. स्लीट क्या है? अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट फॉर्म व्हेन स्नो partially melt and then again freeze into the ice pellet before hitting the ground. मतलब क्या हुआ, पहले क्या किया, is formed when snow partially melt, पहले मेल्ट हो जाएगा, ओके, पहले पिघल जाएगा, लिक्विड बनेगा, एंड देन रीफ्रीज, वापिस वो ठंडा होके, मतलब जब भी आएगा तब तक वो वापिस फ्रीज हो जाएगा, स्नो में कन्वर्ट होगा. तो पहले वो था पानी, फिर आ गया बर्फ के स्नो के फॉर्म में, देन रीफ्रीज इनटू द आइस पैलेट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में आते आते वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड स्लीट. देखना है स्लीट की, दिख रहा है, बेसिकली स्नो ही है, ऐसा टाइप का. ये देखो स्नो है अल्टीमेटली, क्या है, देखो ये दिखा है ना, देखो स्लीट, देखो ऐसा वाला. उसमें भी अलग अलग तरीके है भाई, बहुत डिटेल में है ये स्लीट है. तो याद रखना, कुछ स्लीट की डेफिनेशन पूछ ली तो मुझे नहीं पता. ओके, ना उन्होंने बोला द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन वाया वाटर ड्रॉपलेट, आइस क्रिस्टल, स्लीट fall to the ground is known as precipitation. Again it is a definition. Rainfall, snowfall, drizzle, देखो ये drizzle again कुछ तो है. drizzle मतलब fairly uniform precipitation of very fine droplet of water very close to one another that fall from a cloud. मतलब एक बारिश, हल्की सी बारिश टाइप आती है ना, उसको ये लोग ने drizzle बोला है. मतलब हल्की बारिश, एकदम जोरदार जो हैवी रेन आता है वैसा नहीं. वो जो बारिश के जो पार्टिकल है ना, वेरी स्मॉल. मतलब जैसे अभी आप देखो, आपको कैसे बताऊं मैं, हम लोग समझो, आप ऐसा सोचो कि पानी का फुहारा चालू है, ओके, और उसके बाजू में आपने ना एक फैन लगा दिया बड़ा, तो क्या होगा, एक बारीक एकदम हल्का हल्का आपको है ना, एक हवा में से वाटरी पार्टिकल आपकी बॉडी पे टच होगा. दैट इज कॉल्ड योर ड्रिजल. बराबर, ये याद रख लेना. नाउ स्लीट एंड हेल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आर द चीफ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. मतलब आपका बारिश कौन से फॉर्मेशन में आती है, तो बोला रेनफॉल होगा, ओके, स्नोफॉल होगा, ड्रिजल मैंने बोला पतला वेरी स्मॉल पार्टिकल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, स्लीट आ गया मतलब वही स्नो जैसा, एंड हेल्स. ये सब फॉर्मेशन में अपने पास प्रेसिपिटेशन होता है. Precipitation takes place only when tiny particles of water join together to form a large size particle, which become too heavy to remain in suspension in the cloud. मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मैंने बताया आपको, अगर बहुत हैवी हो गया, ठीक है, ये बहुत हैवी हो गया, then only it can be, मतलब ज्वाइन होगा और नीचे गिरेगा. ओके, टू हैवी टू बी ऑन द एटमोस्फियर. देन उसने बोला, अभी सबका ही डिटेल दिया क्या, नहीं, रेन, स्नो एंड हेल दिया. चलो, रेन क्या है, it is a most common form obviously we are facing now. Raindrop of a smaller size and less intensity are known as drizzle. देखो मैंने बता दिया ऑलरेडी, पतला मतलब बहुत पार्टिकल इसमें दिया है 0.5 mm, मतलब आपकी स्केल में जो 1 mm है ना, उसका भी आधा, वो उतना छोटा पार्टिकल अगर वाटर का है, इज कॉल्ड अ ड्रिजल. Snow water droplet which rise higher and freeze on account of drop in temperature. पानी ऊपर तो गया, मतलब वाटर वेपर ऊपर गया, लेकिन नीचे आने के टाइम टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो क्या हो गया, स्नो में कन्वर्ट हो गया. स्नोफॉल यूजुअली अकर इन विंटर एंड कोल्ड क्लाइमेट. ओके, अभी अपने को तो नहीं गिरता है,
जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। Hails, sometimes vertical air current may push water droplet और ice particle higher। तो क्या करेगा, वर्टिकल हवा है ऐसा कुछ तूफान टाइप है, वो क्या करेगा ऊपर लेके जाएगा आइस पार्टिकल को, और क्या होगा दे फॉर्म इनटू सॉलिड, फिर वो आइस पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, देन एक बड़ा गोला जैसा बनेगा और वो हैवी रहेगा, इट विल फॉल इनटू द ग्राउंड। हेलस्टोन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, तो उससे क्या होगा क्रॉप्स दब जाएंगे आपके, खराब हो जाएंगे। बारिश एक बार कम डैमेज करेगा बट हेल तो ऑब्वियसली दिखाएगा। हाँ ये देखो ऐसा ओले ऐसा गिरेगा, अब ये क्रॉप के ऊपर गिरेगा तो खत्म, आपके क्रॉप की तो सत्यानाश, हालत खराब हो जाएगा। देखो ये मतलब आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसका डैमेज होएगा, सब सीड्स भी सब हो जाएगा। तो ये सब कितना बड़ा हैवी, देखो ये फॉर्मेशन होके नीचे गिरता है, मतलब जबरदस्त। ओके नाउ टाइप ऑफ रेनफॉल, deposition of moisture from the atmosphere on the earth's surface is called precipitation. Again and again they are saying one of the form of precipitation is rainfall. The three type of rainfall, एक है आपका relief rainfall, relief rainfall is known also orographic rainfall, तो I think this is important ना, ये सब इसमें से पूछ सकते हैं। It occur from the cooling of warm moist air which ascend above the mountain barrier lying in direction of prevailing winds. The presence of mountain cause humid air to rise. तो क्या होगा, presence of mountain cause humid air को क्या करेगा, ऊपर ले जाने के लिए हेल्प करेगा, air to rise. The sudden ascent cause cooling of air, मतलब वो क्या एयर जा रहा है और माउंटेन की वजह से क्या हो उसको और स्पेस मिलता है, तो उसकी वजह से एकदम ठंडा हो जाएगा हवा ऊपर जाने से, लीडिंग टू कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। Since it is caused by the relief of the land, it is called the relief rain, मतलब जमीन के ऊपर से वो जाता है हवा, इसकी वजह से वो बोलता है भाई उसको relief rain। और descending the leafward slope, वो leafward देखा था ना हमने, वो ऐसा वाला एक ऐसा है ना आपका, ये ऐसा था, बरोबर है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये leafward है, ये leafward है एरिया, तो यहाँ से ऊपर गया हवा, यहाँ पे ठंडा हो गया, बरोबर है, तो ये यहाँ पे आके जाके वो क्लाउड फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्लाउड ऐसा जाएगा एंड यहाँ पे बारिश होगा। तो क्या लिखा है, ऑन डिसेंडिंग द लीफवर्ड स्लोप अ डिक्रीज इन लैटिट्यूड इंक्रीज बोथ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, मतलब ये ठंडा है ओके, और नीचे जाएगा यहाँ पे वजन, तो क्या हो गया टेम्परेचर कम हो गया, मतलब ये जो है ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने से क्या होगा, ऑन डिसेंडिंग द लीफवर्ड स्लोप अ डिक्रीज इन एल्टीट्यूड इंक्रीज बोथ, टेम्परेचर भी बढ़ेगा एंड द प्रेशर भी बढ़ेगा, लीडिंग अ एयर टू गेट कंप्रेस्ड एंड वार्म, consequently the relative humidity drops and there is a evaporation and little no precipitation in the rain shadow area। तो आई थिंक ये रेन शेडो एरिया और ये देखना पड़ेगा आपको, रुको, रेन शेडो वो एक, हाँ ये रहा आपका है लीप और साइड है, देखो ये रहा, तो एक्चुअली बारिश उधर ही आ जाता है, इधर आ जाता है, एक्चुअली ये बारिश है ना, ये माउंटेन उसको रुका देता है, इनफैक्ट ये गलत है, ये माउंटेन उसको क्या करेगा, ये उसको रुका देगा क्लाउड को और बारिश इधर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बट बहुत कम, जो इसको क्रॉस करके जा सकता है ना उसको ही लेके आएगा, जो दिखाया भी है, ये हमने लास्ट टाइम किया था आई थिंक सो। इतना सारा याद रखना है भाई इसके अंदर आप लोगों को। तो ये देखो ये रहा, नाउ ये सी लेवल है, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुआ क्लाउड का, ये विंडवर्ड साइड हवा है, तो यहाँ पे रुका देगा और यहाँ पे लीवर्ड मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होगा, रेन शेडो मतलब नो रेन बेसिकली, ये प्रीवेलिंग विंड मतलब यहाँ पे रुका रहा है उसको, देन यू विल गेट ऑल वाटर ऑन दिस साइड, यू विल गेट रेन बट वेरी लेस। और क्या बोला उसने, फॉर एग्जाम्पल द मानसून विंड while ascending the western Ghat cause heavy rain on the windward side, मतलब वेस्टर्न समझिए वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ से जो क्लाउड फॉर्म होगा तो ये साइड पे विंडवर्ड साइड पे बहुत सारा बारिश होगा। घाट cause heavy rain on the windward side. In the northeast the Himalaya barrier makes the wind to shed their moisture, shed मतलब moisture उधर ही रुका देगा, खत्म करेगा, on the windward side on slope
ऑन द स्लोप फेसिंग साउथ। तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन के साथ दिया है, मे भी आपको पूछ सकते हैं गिव रीजन में। सिमिलरली अदर रीजन रिसीविंग ओरोग्राफिक रेनफॉल इंक्लूड ईस्टर्न ब्राजील, ईस्ट चाइना, साउथ इन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। Orographic rainfall is especially heavy in the hot and humid area bounded by tropical ocean. In all these regions, there are regions of heavy rainfall 200 to 200 centimeter and above. Moderate वो एक वैल्यू दिया हुआ है, less 25 सेंटीमीटर। ये आपका मतलब बेसिकली ये यहाँ से आपका जमीन में से जो विंड गर्म होके इवोपरेट होके बारिश गिरेगा, रिलीफ बोला उन्होंने, रिलीफ रेनफॉल। और एक है कन्वेक्शनल रेनफॉल। देयर इज कन्वेक्शनल रेनफॉल इन द इक्विलेटरल रीजन। द हाई टेम्परेचर लीड्स टू द रैपिड हीटिंग ऑफ एयर। सच हीटेड एयर राइज इन कन्वेक्शनल करंट लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड अबाउट 10 किलोमीटर हाइट। तो वो ऊपर जाए, इसमें दिया है भी, देखो कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल रेनफॉल सीधा यहाँ पे आया, उन्होंने ये नहीं दिया। अच्छा, रिलीफ वाला उन्होंने नहीं दिखाया शायद, चलो वो तो हमने देख ही लिया। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधा मतलब देयर इज नो माउंटेन नथिंग। ओके, आपको सीधा यहाँ पे पानी गर्म हुआ, क्लाउड बना, ऊपर गया और वो 10 किलोमीटर तक जा रहा है। असेंडिंग करंट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर कॉज द कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड। क्या करेगा, असेंडिंग करंट एंड ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर कॉज द कंडेंस, उसको ठंडा करेगा, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर इन द आफ्टरनून अबाउट 4 o'clock and is known as 4 o'clock shower। तो ये सब फॉर्मेशन होके ना क्लाउड बन के पानी गिरने तक जो प्रोसेस है वो तब तक पानी गिरने का टाइम 4 बज जाता है, इसके लिए उसको नाम दे दिया 4 o'clock शावर। ओके, याद रखे रहेगा, आप लोग इतना लिखना पड़ेगा, असेंडिंग करंट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर कॉज कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड। क्या होगा, ठंडा गर्म हीट बढ़ गई, हीट बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वो क्लाउड है, वो पानी में जो भी वाटर मॉइस्चर है वो गर्म हो गया, तो क्या होगा, ड्रॉपलेट नीचे गिरेगा। तो एंड ह्यूमिड एयर कॉज द कंडेंसेशन ऑफ द क्लाउड रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल। 4 बजे होता है, इसके लिए 4 o'clock शावर। सच रेनफॉल इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय द थंडर एंड लाइटनिंग। कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर डेली इन इक्विलेटरल रीजन। तो जो इक्विलेटरल रीजन में जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे रोज ही होता है बारिश 4 बजे। दे रिसीव एन एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। वहाँ पे ज़्यादा बारिश, हैवी रेनफॉल है बेसिकली। नाउ साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। हाँ सर, इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होता है? उधर ज्यादा हीट है ना, ये डायरेक्ट वहां पे कुछ माउंटेन वो सब नहीं है। देखो इक्विलेटरल रीजन कौन सा है, आप देखो पहले, इक्विलेटरल कंट्रीज ऑन इक्विलेटरल रीजन, तो आपको पता चले एक्चुअली मैप से। देखो ये वाला, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता रहेगा, हीट ज्यादा है। ये देखो ये पूरा है, कौन सी कंट्री आ रही है यहाँ पे, इंडिया, अफ्रीका आ रही है ना, इंडिया आ रहा है क्या, नहीं अपन तो बहुत नीचे जा रहे हैं। हाँ, तो ये देखो ये सब कंट्री इक्विलेटरल रीजन वाली है, जो कोलंबिया, फिर ये ब्राजील, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया। तो यहाँ पे है ना, मैंने देखा है, आई यूज टू विजिट, ट्रैवल वीडियो में देखता हूँ, तो उसमें अफ्रीका में ऑलमोस्ट डेली बारिश होता है। तो देखो ये ज़्यादा मतलब डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, मतलब आपका ये सिचुएशन उसको फेस करना पड़ रहा है। कौन सा, डायरेक्ट सनलाइट वाला, सामने वाला। हाँ, तो डायरेक्ट सनलाइट है, ज़्यादा हीट है, मतलब सीधे सीधा आपको ये दिखा है ना, देखो ये वाला सीधा हीट आ रहा है, मतलब आपको ये वाले पार्ट गर्म हो रहा है सीधे सीधा। बारिश, गर्मी ज़्यादा है, इवोपरेशन ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, सीधा हिसाब। देन साइक्लोनिक में मतलब साइक्लोन आएगा। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ड्यू टू द साइक्लोन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। मतलब ये पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के अंदर साइक्लोन ज़्यादा होता है, इसके लिए वो साइक्लोन के साथ बारिश भी होगा। एंड डिप्रेशन इन टेम्परेट लैटिट्यूड और द मिड लैटिट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीफ और कन्वेक्शन। मतलब आपका आप हाइट है, कुछ भी हाइट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये अगर आप लैटिट्यूड में हो तो आपको साइक्लोन का चांसेस ज़्यादा है। इट इज़ कॉज्ड बाय मीटिंग टू डिफरेंट एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। बराबर, अलग अलग दो मास, अलग क्वांटिटी है बेसिकली, अलग वेट है और दूसरा अलग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारा रहेगा डिटेल में, पर उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिया है। अगर 2 मास है आपका, देखो इसमें दिखा है भी, एक वार्म एयर कुछ दिखाया है
एक कूल एयर दिखा है। तो उसने क्या बोला, दो मास है, मतलब ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा मास और एक अलग अलग मास। अभी इसका टेम्परेचर समझो 10 डिग्री सेल्सियस, समझो इसका 25 डिग्री सेल्सियस, तो दो मास अलग अलग, दो टेम्परेचर अलग अलग, साइक्लोन फॉर्म होगा। आयुराज आ गया मैं। अगर ऐसा सिचुएशन है, देन व्हाट हैपन, when warm and cool air masses confront each other, the warmer air generally climb above. गर्म है मतलब ये वाला लॉट है मेरा, ये ऊपर जाएगा, ओके। द वार्मर एयर जनरली क्लाइम अबव द कोल्डर, मतलब ये आपका नीचे ऐसा ऐसा ये जाके ये फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। ये 25% गर्म वाला ऊपर है मास, 10% वाला मास वाला जो एयर का पॉकेट है नीचे है। colder air, the boundary zone of these air masses are called the fronts। ये कुछ दिखाया नहीं वो लोग ने, बाउंड्री मतलब ये आपका जो बाउंड्री जोन है ना, ये पूरा, इसको वो लोग फ्रंट बोल रहे हैं। देन zone, these air masses called the fronts, the rising air is cooled while undergoing a frontal lift, this causes precipitation, such precipitation or rainfall is called the cyclonic or frontal rainfall, and it is very heavy in tropical cyclone। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया कौन सा है? ये डायग्राम भी है, चल ओ भाई ये तो खतरनाक डायग्राम दिया है, लोग देख लेते हैं फिर भी एक बार। कंट्री ये सब है, देखो ये दिखा है, ये मडागास्कर करके कुछ, तो सब अफ्रीकन कंट्री है, बारबाडोस ऐसा लग रहा है मुझे। उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, तो साइक्लोन का तो पूरा अलग ही भाई, वो नहीं देखना है, जाने दो, डिटेल में दिया उन्होंने। बट एनीवे मुझे किया दिस कॉज द प्रेसिपिटेशन, सच प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इज कॉल्ड द साइक्लोनिक rainfall and is very heavy tropical cyclone. It lasts for only a few hours. In temperate depression such as those of Western Europe, the rainfall is much lighter, though it lasts several days. There it falls in form of continued drizzles। तो यही साइक्लोन की वजह से वो लोग बोले यूरोप में गिरता है बारिश, लेकिन वो ड्रीजल मतलब थोड़ा 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 गिरता रहेगा, बहुत लंबे बहुत दिनों तक गिरेगा, लेकिन सर्टेन प्लेसेस पे लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स, बट वो हैवी होगा लेकिन वो थोड़ा घंटा गिरेगा बिकॉज ऑफ साइक्लोन। अभी साइक्लोन की फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन देखना है, दिया तो है बट अभी पल्ले पड़ना चाहिए ना। हाँ साइक्लोन क्या पता चला, क्या बोल रहे हो? हाँ आ रही ना बेटा। हाँ ठीक है, ये सेम है, देखो ना यहाँ पे भी दिखा है ना, देखो इवापोरेशन हुआ, यहाँ पे दिखा रहे वो लोग कंडेंसेशन, ओके। यहाँ पे उन्होंने कोल्ड एयर और वार्म एयर, तो यहाँ पे दिखा है आपका ये जो रेड वाला है वो वार्म एयर है, ओके, और ये कोल्ड एयर ये वाला ऐसा, तो ये सब पूरा वो घूमता रहेगा ऐसा करके बताए। अभी वो यूट्यूब पे कुछ रहेगा तो मैं भेज देता हूँ, एक आध वीडियो एक बार देख लेना, थोड़ा कंसेप्चुअल लॉजिक के लिए।